दोस्तों, आज की कहानी है अपने पति से संतुष्ट न होने पर पत्नी ने उठाया यह कदम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बचपन का दोस्त रमेश काफ़ी परेशान और उत्तेजित हालत में मुझसे मिलने मेरी दुकान पर आया और अपनी बात कहने के लिए मुझे दुकान से बाहर ले गया। वह नहीं चाहता था कि उसके मुंह से निकला एक शब्द भी कोई दूसरा सुने। मैं अच्छी खबर नहीं लाया हूँ, पर तेरा दोस्त होने के नाते चुप भी नहीं रह सकता, रमेश बेचैनी के साथ बोला। खबर क्या है? मेरे भी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वंदना भाभी को मैंने आज शाम नेहरू पार्क में एक आदमी के साथ घूमते देखा है। वह दोनों 1 घंटे से ज़्यादा समय तक साथ साथ थे। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मन की चिंता काफ़ी कम हो गई और बेचैनी कायम रही। संजू, मैंने जो देखा है उसे सुनकर तो गुस्सा बिल्कुल मत करना। देख, हम दोनों को शांत मन से इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। मैं तेरे साथ हूँ मेरे यार। रमेश ने भावुक होकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। तूने जो देखा है वह मुझे बता। उसकी भावुकता देख मैं मुस्कुराना चाहा, पर गंभीर बना रहा। यार, उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। वह वंदना भाभी पर डोरे डाल रहा है। ऐसा तू किस आधार पर कह रहा है? अरे, वह भाभी का हाथ पकड़कर घूम रहा था। उसके हंसने बोलने का ढंग अश्लील था। वे दोनों पार्क में प्रेमी प्रेमिका की तरह घूम रहे थे। वह भाभी के साथ चिपका ही जा रहा था। जो व्यक्ति वंदना के साथ पार्क में था, उसके रंग रूप का ब्यौरा मैं खुद रमेश को दे सकता था, पर यह काम मैंने उसे करने दिया। क्या तू उस आदमी को पहचानता है? रमेश ने चिंतित लहजे में प्रश्न किया। मैंने इनकार में सिर दाएं बाएं हिलाकर झूठा जवाब दिया। अब क्या करेगा तू? तू ही सलाह दे। उसकी देखा देखी मैं भी उलझन का शिकार बन गया। देख संजू, भाभी के साथ गुस्सा व लड़ाई झगड़ा मत करना। आज घर जाकर उनसे पूछताछ कर पहले देख कि वह उसके साथ नेहरू पार्क में होने की बात स्वीकार भी करती है या नहीं। अगर दाल में काला होगा, उनके मन में खोट होगा, तो वह झूठ का सहारा लेगी। अगर उसके होठ बोला तो क्या करूं? कुछ मत करना। इस मामले पर सोच विचार कर के ही कोई कदम उठाएंगे, ठीक है? पूछताछ के बाद मैं बताता हूँ तुझे कि वंदना ने क्या सफाई दी है। मैं कल मिलता हूँ तुझसे। कल दुकान की छुट्टी है रमेश, परसों आना मेरे पास। रमेश मुझे सांत्वना देकर चला गया। घर लौटने तक मैं रह रह कर धीरज और वंदना के बारे में विचार करता रहा। हमारी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। वंदना उस समय भी उसी ऑफिस में काम करती थी जिसमें आज कर रही है। धीरज वहाँ उसका वरिष्ठ सहयोगी था। शादी के बाद भी वह ऑफिस की बातें सुनाती। धीरज का नाम वार्तालाप में अक्सर आता रहता। वंदना मेरे संयुक्त परिवार में बड़ी बहू बनकर आई थी। ऑफिस जाने वाली बहू से हम दबेंगे नहीं। इस सोच के चलते मेरे माता पिता की इससे शुरुआत से ही नहीं बनी। उनकी देखा देखी मेरा छोटा भाई सौरभ व बहन सविता भी वंदना के खिलाफ हो गए। सौरभ की शादी 1.5 साल पहले हुई। उसकी पत्नी अर्चना वंदना से कहीं ज़्यादा चुस्त व व्यवहार कुशल थी। वह जल्दी ही सबकी चहेती बन गई। वंदना और भी ज़्यादा अलग थलग पड़ गई। इसके साथ सबका कलेश व झगड़ा बढ़ता गया। अर्चना के आने के बाद वंदना बहुत परेशान रहने लगी। मेरे सामने खूब रोती या मुझसे झगड़ पड़ती। आपकी पीठ पीछे मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। वंदना ने जब अलग होने की जिद पकड़ी तो मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे वंदना के साथ गुजारने को ज़्यादा समय नहीं मिलता था। उसकी छुट्टी रविवार को होती और दुकान के बंद होने का दिन सोमवार था। मुझे रात को घर लौटते लौटते 9 बजे से ज़्यादा का समय हो जाता। थका होने के कारण मैं उनकी बातें ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाता। इन सब कारणों से हमारे आपसी संबंधों में खटास और खिंचाव रहने लगा। यही वह समय था जब धीरज ने वंदना के सलाहकार के रूप में उसके दिल में जगह बना ली थी। ऑफिस में उसे किसी भी समस्या पर हुई चर्चा की जानकारी मुझे वंदना रोज देती। मैंने साफ महसूस किया कि मेरी तुलना में धीरज की सलाहों को वंदना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण, सार्थक और सही मानती थी।
आपका झुकाव अपने घर वालों की तरफ सदा रहेगा। जबकि धीरज निष्पक्ष और सटीक सलाह देते हैं। मेरे मन की अशांति दूर कर मेरा हौसला बढ़ाना उन्हें बाखूबी आता है। वंदना के इस कथन से मैं भी मन ही मन सहमत था। घर के झगड़ों से तंग आकर वंदना के मायके भाग जाने का मन बनाया तो धीरज ने उसे रोका। घर से अलग होने की वंदना की जिद उसी ने दूर की। उसकी सलाह पर चलते हुए वह घर में ज़्यादा शांत व सहज रहने का प्रयास करती थी। इसमें कोई शक नहीं कि धीरज की सलाहें सकारात्मक और वंदना के हित में होती। उसके प्रभाव में आने के बाद वंदना में जो बदलाव आया उसका फायदा सभी को हुआ। पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष उससे ज़्यादा अहमियत रखे, ये बात किसी भी पति को आसानी से हजम नहीं होगा। मैं वंदना को धीरज से दूर रखने का आदेश देता तो नुकसान अपना ही होता। दूसरी तरफ दोनों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का एहसास मुझे वंदना की बातों से होता रहता था और मेरे मन की बेचैनी व जलन बढ़ जाती थी। धीरज को जानना समझना मेरे लिए अब ज़रूरी हो गया। तभी मेरे आग्रह पर एक छुट्टी वाले दिन वंदना और मैं उसके घर पहुंच गए। मेरी तरह उस दिन वंदना भी उसके परिवार के सदस्यों से पहली बार मिली। धीरज की माँ बड़ी बातूनी पर सीधी सादी महिला थी। उसकी पत्नी निर्मला का स्वभाव गंभीर लगा। घर की बेहतरीन साफ सफाई व सजावट देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वह जरूर कुशल गृहिणी होगी। धीरज का बेटा नीरज 12वीं में और बेटी निशा कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने हमारे 3 वर्षीय बेटे सुमित से बड़ी जल्दी दोस्ती कर उसका दिल जीत लिया। कुल मिलाकर हम उनके घर करीब 2 घंटे तक रुके थे। वह वक्त खुशी हंसी के साथ गुजरा। मेरे मन में वंदना व धीरज के घनिष्ठ संबंधों को लेकर खिंचाव न होता तो उसके परिवार से दोस्ती होना बड़ा दुखद लगता। उन्हें धीरज से अपने संबंध इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए कि लोग गलत मतलब लगाने लगे। अपनी आंतरिक बेचैनी से मजबूर होकर एक दिन मैंने उसे सलाह दी, लोगों की फिक्र में नहीं करती। हाँ, आपके मन में गलत तरह का शक जड़े जमा रहा हो तो साफ साफ कहो। वंदना ध्यान से मेरे चेहरे को पढ़ने लगी। मुझ पर तुम विश्वास है, मैंने जवाब दिया, और इस विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। वंदना भावुक हो गई। मेरे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में धीरज का गहरा योगदान है। मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। वह मेरे गुरु भी हैं और मित्र भी। उनके और मेरे संबंध को आप कभी गलत मत समझना प्लीज़। धीरज के कारण वंदना के स्वभाव में जो सुखद बदलाव आए उन्हें देखकर मैंने धीरे धीरे उनके प्रति नकारात्मक ढंग से सोचना कम कर दिया। अपनी पत्नी के मुंह से हर रोज़ कई बार उसका नाम सुनना तब मुझे कम परेशान करने लगा। उस दिन रात को भी वंदना ने खुद ही मुझे बता दिया कि वह धीरज के साथ नेहरू पार्क घूमने गई थी। आज किस वजह से परेशान थी तुम? मैंने उससे पूछा। मैं नहीं, बल्कि धीरज तनाव के शिकार थे। वंदना की आंखों में चिंता के भाव उभरे। उन्हें किस बात की टेंशन है? उनकी पत्नी के ईसीजी में गड़बड़ निकली है, शायद दिल का ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, फिर उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है। इन्हीं सब बातों के कारण वह चिंतित और परेशान थे। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वंदना ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक लहजे में बोली, जो काम धीरज हमेशा मेरे साथ करते हैं वह आज मैंने किया। मुझसे बातें करके उनके मन का बोझ हल्का हुआ। मैं एक और वादा उनसे कर आई हूँ, यही कि इस कठिन समय में मैं उनकी आर्थिक सहायता भी करूँगी। मुझे विश्वास है कि आप मेरा वादा झूठा नहीं पड़ने देंगे। हमारे विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए रखने में उनका बड़ा योगदान है। अगर उन्हें 10-20 हज़ार रुपये देने पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे ना? वंदना ने मनोभावों की कद्र करते हुए मैंने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने गुरुजी के मामलों में तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला है। वंदना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हमारा एक दूसरे पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अपनी आंखों में कृतज्ञता के भाव पैदा करके वंदना ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने हाथ फैलाए तो वह फौरन मेरी छाती से लग गई।
इस समय वंदना को मैंने अपने हृदय के बहुत करीब महसूस किया। धीरज और उसके दोस्ताना संबंध को लेकर मैं रत्ती भर भी परेशान न था। सच तो यह था कि मैं खुद धीरज को अपने दिल के काफ़ी करीब महसूस कर रहा था। धीरज को अपना पारिवारिक मित्र बनाने का मन मैं बना चुका था। 2 दिन बाद रमेश परेशान व उत्तेजित अवस्था में मुझसे मिलने पहुंचा। वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए मैंने भी गंभीरता का मुखौटा लगा लिया।